नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इसी पर बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि इस उपन्यास का सारांश, कथानक या इसके अंतर वस्तु को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक लघु उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। इस लघु औपन्यासिक रचना में हितोपदेश और पंचतंत्र वाली शैली में 7 दोपहरी में कही गई कहानियों के रूप में एक उपन्यास निर्मित किया गया है। अर्थात जैसा कि हम लोग देखते हैं हितोपदेश में या पंचतंत्र में कि उसमें छोटी छोटी कहानियां दी गई है और सब कहानियों को कंबाइन करके एक किताब बना दिया गया है। ठीक उसी तरह से इसमें भी 7 दोपहरी में 7 छोटी छोटी कहानियां कही गई है और सबको मिला के एक उपन्यास का रूप दे दिया गया है। लेकिन ये अलग बात है, ये सातों कहानियां आपस में जुड़ी हुई है। इसीलिए तो भारती जी ने इस उपन्यास में 7 दोपहरों में अलग अलग कहानी नहीं बल्कि एक ही कहानी सुनाई है, क्योंकि हर कहानी दूसरे कहानी से जुड़ी हुई है। तो ये जो सातों कहानी है ये आपस में जुड़ी हुई है। उपन्यास वर्णन शैली में है, जहां मानिक मुल्ला, ये नाम ही थोड़ा अलग टाइप का है। ये मानिक ये जरूर से हिंदू वाला नाम है और मुल्ला ये मुस्लिम वाला नाम है, तो उसका नाम ही विचारोत्तेजक है। अपने दोस्तों को 7 सुस्त गर्मियों की दोपहरी में 3 महिलाओं की असफल रोमांस की कहानी वो बताता है। अर्थात मानिक मुल्ला दोपहर में रोज एक एक करके कहानी बताता है अपने दोस्तों को, 3 औरतों के रोमांस की कहानी। 3 नायिकाएं हैं, जमुना, लीला या फिर लिली और सती। तो तीनों महिलाओं में जमुना जो है वो एक सीधी साधी मध्यम वर्ग की घरेलू लड़की है। लीला ये बुद्धिजीवी, स्वतंत्र और मजबूत नारीवादी सोच रखने वाली महिला है और सती यह एक निम्न वर्ग की उग्र महिला है। और तीनों का अलग अलग समय पर मानिक मुल्ला से प्यार भी होता है। अर्थात मालिक मुन्ना से ये तीनों कभी ना कभी प्रेम भी करती है। जमुना अपने प्रेमी तन्ना से शादी नहीं कर सकी क्योंकि वो एक कायर व्यक्ति था। तो यहाँ पे जमुना तन्ना से शादी करना चाहती थी, लेकिन अंततः शादी नहीं हो सकी क्योंकि वो एक कायर व्यक्ति था और बाद में उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई जो बाद में मर भी गया। अब विधवा जमुना एक तांगे वाले के साथ विवाहेतर संबंध में सांत्वना और खुशी पाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जमुना का संबंध अब एक दूसरे तांगे वाले से हो गया। वैसे ही लीला की शादी जमुना के कायर प्रेमी तन्ना से होती है और वो इसीलिए असंतुष्ट है क्योंकि उसका पति बनने के लिए पर्याप्त मजबूत और बौद्धिक है ही नहीं। अर्थात जिस तन्ना से शादी होना था जमुना का, उसी तन्ना से शादी हो जाती है लीला का, लेकिन तन्ना लायक व्यक्ति था ही नहीं, ये तो लीला को बाद में पता चल जाता है। यह उपन्यास इन महिलाओं के द्वारा प्यार के मामले में झेली गई निराशाओं और वे किस प्रकार अपने जीवन में इसका सामना करती है, इसी पर प्रकाश डालता है। लेखक ने इस उपन्यास में कई सामाजिक समस्याओं को पाठकों तक पहुंचाया है, जैसे दहेज की समस्या, आर्थिक संघर्ष की समस्या, महिला शोषण की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या आदि। इस उपन्यास के द्वारा लेखक पाठकों को
भारतीय समाज की असलियत से अवगत कराना चाहते हैं, जहां ऊपर ऊपर से तो सब कुछ अच्छा है, परंतु अंदर ही अंदर बहुत गंदगी है। इस उपन्यास की पहली शीर्षक का नाम है नामक की अदायगी। पहली दोपहरी में सुनाई गई इस कहानी में लेखक ने गोत्र विभाजन की समस्या पर प्रकाश डाला है। अर्थात आप कह सकते हैं कि गोत्र विभाजन या फिर जाति व्यवस्था, इसी के समस्या पर इन्होंने प्रकाश डाला है। यह कहानी मानिक मुल्ला, तन्ना और जमुना के बारे में है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जमुना और तन्ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, परंतु उनका विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि तन्ना का गोत्र जमुना के गोत्र से छोटा होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वो छोटा जात का है। इसके तहत जमुना की मां कहती है कि चाहे उसकी बेटी की शादी ही न हो, परंतु वो कभी भी उसकी शादी तन्ना से नहीं करेंगी। तन्ना के पिता भी बिना दहेज वाली जमुना से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने भी कहा। तो दो समस्याएं आई। पहला तो गोत्र वाला समस्या अर्थात जाति वाला समस्या, और दूसरे तरफ से लड़का के तरफ से दहेज वाली समस्या। अंत में हम देखते हैं कि जमुना की बढ़ती उम्र और दहेज न होने की वजह से उनका विवाह एक बूढ़े जमींदार से कर दिया जाता है। इसी प्रकार लेखक हमें दिखाते हैं कि दहेज की प्रथा और गोत्र विभाजन की वजह से कई अनमेल विवाह होते हैं, जिसकी वजह से बहुत लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। अब दूसरे अध्याय या फिर दूसरा जो कहानी है, इसका शीर्षक है घोड़े की नाल। इस कहानी में लेखक ने पाठकों के समक्ष एक विचित्र परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण किया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जमुना अपने जीवन का रास्ता खुद बनती है, बिल्कुल जमुना नदी की भांति। मतलब इसका नाम है जमुना, जो यमुना नदी की भांति ही अपना रास्ता खुद निकालने का प्रयास करती है। जब उसे समझ में आता है कि जब तक वो मां ना बने तब तक उसे समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, तब वो इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए रामधान से संपर्क बनाती है। रामधान ये वही तांगे वाला है जिससे इसका विवाह के बाद भी संबंध हो जाता है, जब उस बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हमें यह देखने को मिलता है कि उस समय भी कई स्त्रियां ऐसी थी जो अबला नहीं थी, सशक्त थी। अंत में हम देखते हैं कि एक तांगे वाला रामधान एक जमींदार की सहायता करता है उसके परिवार को आगे बढ़ाकर। इस कहानी में लेखक पाठकों को यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि हमें किसी भी पेशे को नीची नजरों से नहीं देखना चाहिए। तो दो कहानी हो गई। तीसरी कहानी, तो तीसरी दोपहरी में मानिक मुल्ला ने कहानी का कोई शीर्षक नहीं बताया, इसका नाम ने कोई नहीं बताया, है ना। इस कहानी में मानिक मुल्ला तन्ना की कहानी का चित्रण करते हैं। वह तन्ना की यौन उत्कंठा को दिखाने के साथ साथ हमें यह भी बताते हैं कि तन्ना के जीवन में उमस भरी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसका जीना मुश्किल हो गया था, है ना। ये परेशान तो था ही। पहले जमुना से इसका शादी नहीं हो पाया, फिर लीला से इसका शादी हुआ, लेकिन वहां भी टिकना मुश्किल हो गया। अंत में वो जमुना से भी दूर हो जाता है, और उसकी पत्नी लिली या फिर लीला भी उसे सम्मान नहीं देती। अंत में उसकी रेल की पटरी पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से तन्ना का किस्सा खत्म हो जाता है। मालवा की युवरानी देवसेना, यह है चौथी दोपहरी की कहानी का शीर्षक। यह कहानी मानिक मुल्ला और लिली की प्रेम कहानी है। लिली या फिर लीला, दोनों उसी का नाम था। तो इस कहानी में हमें मानिक मुल्ला के चरित्र के अंदर झांकने का अवसर मिलता है। हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े कायर व्यक्ति हैं,
जिन्होंने लिली की जिम्मेदारी नहीं ली। इस कहानी में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वह कितनी चतुराई से लिली को मालवा की युवरानी का उदाहरण देकर मना लेते हैं और कहते हैं कि उसे उस लड़के से शादी करनी चाहिए जिससे उसकी माता उसका विवाह कराना चाहते हैं। यह बात मानकर लिली अपनी सहेली के साथ घूमने जाती है और तन्ना के साथ शादी के लिए मान जाती है। पांचवी दोपहर की कहानी का नाम काले बेंट का चाकू है। वे पांचवी कहानी। इस कहानी में लेखक भारतीय समाज में प्रचलित स्त्री शोषण की कहानी को पाठकों तक पहुंचाते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि मानिक मुल्ला किस तरह से एक और स्त्री सती से प्यार करते थे, लेकिन हर कहानी की तरह वह इस कहानी में भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, परंतु यहाँ वो एक कदम आगे बढ़कर उस स्त्री के पतन का कारण भी बनते हैं। अर्थात जिम्मेदारी तो लेते ही नहीं, उल्टे ही उसका पतन का भी कारण बनते हैं। जब सती के चाचा चमन ठाकुर उसे 500 रुपये के लिए महेश्वर दलाल को बेच देते हैं और वो मानिक मुल्ला से मदद मांगती है, अर्थात लिली मदद मांगती है, लेकिन वो मदद करना तो दूर, वह अपने भैया को जाकर बताते हैं जो कि सती के चाचा और महेश्वर दलाल को बुला लाते हैं। कहानी के अंत में मानिक मुल्ला को पता चलता है कि सती वहां से जा चुकी होती है और वह मान लेता है कि वो मर गई होगी। अब छठी दोपहर की कहानी का भी कोई शीर्षक नहीं दिया गया है। यह कहानी बहुत ही दुखद रूप से शुरू होती है, क्योंकि पाठक देखते हैं कि मानिक मुल्ला सती का हत्यारा मान लेते हैं खुद को और अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए होते हैं। वो गलत गलत जगहों पर जाते हैं और खुद को अपने गम से बाहर नहीं आने देते। अंत में उन्हें एक दिन वही सती नजर आती है। वो एक भिखारिन बन चुकी होती है और उसके साथ चमन ठाकुर और एक छोटा सा बच्चा भी होता है। मानिक मुल्ला यह मान लेते हैं कि वह अपने गृहस्थी में सुखी है और एक झटके में उसका दुख खत्म हो जाता है। माने वो भी गजब तरह का ही एक व्यक्ति था। काले बेंट का चाकू सती के पास हमेशा रहता था, परंतु जब वो आखिरी बार मानिक मुल्ला से मिलती है, वो उसे ढूंढने जाती है और उसे वो नहीं मिलता, क्योंकि वह चाकू मानिक के पास होता है। अर्थात यहाँ मानिक मुल्ला उस चाकू को चुरा लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मानिक मुल्ला ने आज तक अपने हर संबंध से कुछ ना कुछ लिया है, किसी को कुछ दिया ही नहीं। तो इस तरह से 6 कहानियों का परिणाम जो था कहीं पर अच्छा नहीं था। अब आते हैं 7वें कहानी के बारे में, और इस 7वें कहानी का शीर्षक ही है सूरज का 7वां घोड़ा। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य भगवान का जो रथ है उसको चलाने के लिए 7 घोड़ा का जरूरत होता है, और जो 7वां घोड़ा है, अब उसी को सोच के यह शीर्षक दिया गया है। यह पाठ बहुत ही छोटा है, क्योंकि लेखक हमें इस पाठ में सिर्फ यही बताते हैं कि इस पीढ़ी की जो कमियां थी उसे आने वाली पीढ़ी सुधारेगी। अर्थात सूरज का जो 7वां घोड़ा होगा ये सही रास्ते पे हमें ले जाएगा। जमुना, लिली एवं सती के बच्चे भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ी है। वह सूरज का 7वां घोड़ा है जो कि अभी तक एकदम पवित्र है। उपन्यास का शीर्षक सूरज का 7वां घोड़ा यथोचित है, क्योंकि मानिक मुल्ला इस उपन्यास को 7 दोपहरों में अपने मित्रों को कहानी के रूप में सुनाते हैं। पहले 6 घोड़े इस पीढ़ी के कमजोरी को दर्शाते हैं, लेकिन 7वां घोड़ा यह दर्शाता है कि भविष्य अब भी उज्जवल है। इस निष्कर्षवादी उपन्यास को भारती जी ने बड़े ही प्रभावशाली रूप में लिखा है।
अतः भारती जी ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज की कुप्रथाओं को पाठक के सामने रखा है, परंतु उन्हें यह आशा भी दी है कि वो भविष्य में भारत को बदलेगा। अर्थात भारत बदलेगा, भारत का सुधार होगा, भारत का भविष्य उज्जवल है, ऐसा कामना करते हुए इस उपन्यास को समाप्त करते हैं। वैसे ही अन्य उपन्यास का सारांश देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।